वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं आज सारे PYQs फ्रॉम द चैप्टर 9 एंड 10, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है बाकी की बिजनेस स्टडीज के कंपैरिजन में। बट इसमें जितने भी PYQs हैं, जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे केस स्टडीज हों, चाहे न्यूमेरिकल्स हों, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चंस हों, सारे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोला है, नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब आप सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमटीरियलाइजेशन। ठीक है, याद रखना, डीमटीरियलाइजेशन। ओके, इसका तो MCQ बनता है। दूसरा है, नेम टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट समझते हो, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स का नेम आपको बताना है। आंसर हो सकता है जैसे कि RBI, कमर्शियल बैंक्स, NBFC, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। आपको कोई भी दो लिखना है। ओके, नेम द डिपॉजिटरीज दैट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डिपॉजिटरी का नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं। तो दो हैं इसमें, एक तो NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। NDSL एंड CDS, NSDL एंड CDSL। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमारा 2023 के पेपर में था। ठीक है जी, ओके। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट एनी थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो इस चैप्टर से तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको फैक्टर बताने होंगे। देखो, डिविडेंड डिसीजन रिवाइज कर लेते हैं। होता क्या है कि आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करोगे एज अ कंपनी, उसमें से कितना पोर्शन आप अपने शेयर होल्डर को एज डिविडेंड दोगे और कितना पोर्शन आप रिटेन करोगे फ्यूचर के लिए, यानी कि सेव करोगे। वो होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो डिसीजन लेने में आपके कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, तीन आपको बताने हैं। यहाँ पे कुछ 9 फैक्टर्स मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो तीन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स मतलब कि आप पहले ये चेक करो कि आप कमा कितना रहे हो, आपकी अर्निंग्स कितनी है। उसी के बेसिस पे तो डिविडेंड दोगे, अर्निंग्स में डिविडेंड दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी अर्निंग्स चेक करनी है। ठीक है, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स यानी कि अगर आपकी कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही, हर साल आप इक्वल ही अर्न कर रहे हो, तो उस केस में आप ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स इज इन अ पोजिशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जनरली कंपनी क्या चाहती है कि हम अपने डिविडेंड देने की जो पोजीशन है उसको स्टेबल रखें, स्टेबिलिटी मेंटेन करें, कि हर साल हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही दें। ऐसा ना हो कि किसी साल बहुत कम दे रहे हैं, किसी साल बहुत ज्यादा दे रहे हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है कंपनीज भी। इसके बाद आपको चेक करनी है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर कंपनी के पास हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो कंपनी की मौज हो जाएगी, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, अभी करंटली डिविडेंड कम देगी, पैसा रिटेन करेगी अपने पास फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, गुड कैश फ्लो पोजीशन होनी चाहिए कंपनी की। कैश फ्लो अच्छा होगा तभी तो डिविडेंड दोगे, तभी तो डिविडेंड दोगे। ऐसा क्रेडिट पे थोड़ा देते हैं डिविडेंड, भाई कैश में तो दोगे डिविडेंड। तो कैश फ्लो पोजीशन भी चेक करो। ठीक है, इसके साथ साथ शेयर होल्डर की प्रेफरेंस आपको चेक करना है कि शेयर होल्डर क्या प्रेफर कर रहे हैं। कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड रेगुलरली मिलना चाहिए, और कुछ बोलते हैं कि आप ऐसा करो, इस डिविडेंड को अपने पास ही रख लो एज अ कंपनी, इसको आप री इन्वेस्ट कर दो। तो आपको प्रेफरेंस भी चेक करनी है। टैक्सेशन पॉलिसी हो सकता है। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, अगर this affect the dividend decision as a higher dividend distribution tax will lead to lesser dividend payout। अगर आप डिविडेंड देते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो उस केस में हम डिविडेंड कम देंगे। ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी चेक करना है, स्टॉक मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है। डिविडेंड देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मार्केट में, है ना, तो आपको स्टॉक मार्केट चेक करनी है। इसके साथ साथ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब कि अगर आप कैपिटल मार्केट में इजीली रीच आउट कर सकते हो पैसा रेज करने के लिए, तो उस केस में हम लोग डिविडेंड अभी दे देंगे। फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत है, आप इजीली कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज कर सकते हो, तो उस केस में आप रिटेन मत करो, आप डिविडेंड दे दो, अपनी मार्केट में वैल्यू बनाओ। ठीक है, तो दैट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो मैंने आपको सारे ही पॉइंट्स बता दिए ऑलमोस्ट, काम आएंगे आपके। आपको कोई भी तीन बताने थे, हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया। ठीक है जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। बोला है हमें निकालना क्या है इसमें, देखो दिया है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पर शेयर। तो देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, ये तो अकाउंट्स में भी सीखा है अकाउंटिंग रेशोज में। ठीक है, अगर अकाउंट्स नहीं भी थी आपके पास, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कितना अर्न कर रहे हो, कितना रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो। तो फॉर्मूला होगा इसका EBIT। EBIT यानी कि अर्निंग्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है, जितना कैपिटल लगाया उस पर कितनी अर्निंग्स आई इनटू 100, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी आपको बताया है, देखो दिया है, एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 रुपीज ईच। ठीक है, यहाँ पे रुपीज है ये, रुपीज। दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। नेट प्रॉफिट बोला है बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, यानी कि ईबीआईटी। सो ईबीआईटी है 2 लाख। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हमने कितना इक्विटी से रेस किया और कितना डेट से। तो देखो डेट का तो गिवन है 4 लाख का अमाउंट, डेट है हमारे पास 4 लाख। ठीक है, रुपीज में है। और इक्विटी में बोला है 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 60 रुपीज का एक है। तो टोटल इक्विटी से पैसा रेस किया होगा 10,000 इंटू 60, यानी कि 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। तो ये टोटल बन गया 10 लाख। 10 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको डालो इधर। ठीक है, 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपके पास आएगा 20%। 20% इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे आता है? अर्निंग पर शेयर में एक बनाओ टेबल। सबसे पहले हम लेंगे ईबीआईटी, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तब आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स और फिर आएगा आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। फिर हम निकालेंगे ईपीएस, जो कि होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर है, इसको ध्यान रखना। ईबीआईटी हमें बोला है 2 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट कितना है देखो दिया है, 4 लाख का डिबेंचर है, 14% इंटरेस्ट, तो 4 लाख पे 14%, 4 लाख का 14% होता है 56,000। ठीक है, 4 लाख का 14%, चेक कर लेते हैं एक बारी फिर भी। 4 लाख का 14%, हाँ 56,000। इसको माइनस कर दो 2 लाख में से, ये आएगा 144,000। ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स रेट गिवन है 50%, तो 144 का 50% आएगा 72,000, ये हम करेंगे माइनस। ठीक है, टैक्स है 50%, तो ये हो जाएगा 72,000 का अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो 72,000 टोटल अर्निंग है। आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तो कैसा आएगा, 72,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं देखो, बोला है 10,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, तो ये आपके पास आएगा 7.2 रुपीज पर शेयर की ईपीएस। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो 20% आरओआई और 7.2 ईपीएस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट में बोला है स्टेट द रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये फेवरेबल सिचुएशन थी या अनफेवरेबल, ये हमें बताना है। सो कैसे पता चलेगा? सिचुएशन होती है, अगर फेवरेबल होगा तो कब होगा, जब आरओआई ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हमने अभी आंसर में रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला 20%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 14%, 14%। तो सही है सिचुएशन हमारी, है ना, रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है। तो उस केस में हमारी सिचुएशन कैसी है यहाँ पे, फेवरेबल, फेवरेबल। ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशन है, फेवरेबल, क्योंकि आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। ओके, ठीक। चलो, इसके बाद देखो यही सेम आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर हमने जो सॉल्व किया। ओके चलो, इसके बाद आगे देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बट परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी तो चलो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ साथ और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमें कोई दो फंक्शंस बताने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो बहुत सिंपल, कोई भी दो फंक्शंस को एक्सप्लेन कर देना इन 5 में से। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम मार्केट में सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। सेफ्टी रहती है ट्रांजेक्शन्स की इन द स्टॉक एक्सचेंज, को इंश्योर करके चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट करोगे तो इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी तो ग्रोथ भी होगी, जितना इन्वेस्टमेंट उतनी ग्रोथ। इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करता है। इक्विटी कल्ट यानी कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो इन्वेस्टर्स को इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज देता है। एंड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, ठीक है, आप बेसिकली सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करके स्पेक्यूलेशन भी कर सकते हो, गेन भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो, इसके बाद आगे है, ये क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार, हर साल रिपीट हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑन एनी 4 बेसिस। तो बुक में जितना भी पूरा का पूरा डिफरेंस है सारा याद कर लेना। कई बार बेसिस गिवन होते हैं और कई बार डायरेक्ट बोलता है कि आप 4 बेसिस पे या 3 बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दो। सो प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट में
बेसिकली हम लोग न्यू सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, बेसिकली हम फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज। सो प्राइमरी मार्केट, देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज, और फर्दर न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज। ठीक है, आप पहली बार अगर इशू कर रहे हो सिक्योरिटीज, कोई नई कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है। और सेकेंडरी में हम सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर्स में ही डीलिंग कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को जाके सिक्योरिटी इशू करती है, इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट में ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स, इसमें कंपनी नहीं आती है सेकेंडरी मार्केट में, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं वही आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि मैंने बेचा, सामने वाले ने खरीद लिया, तो इन्वेस्टर्स के बीच की बात है ये। ठीक है, दूसरा, फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट में सेवर से इन्वेस्टर तक फंड्स जाते हैं। और अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो यहाँ पे बस एनकैशेबिलिटी एनहांस होती है, मतलब कि लिक्विडिटी मिल रही है कि मुझे अगर पैसा चाहिए था तो मैंने अपने शेयर्स बेच दी, मेरे पास लिक्विडिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे है, प्राइमरी मार्केट में ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, सिर्फ बाइंग होती है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें चलती हैं। प्राइस कैसे सेट होगा प्राइमरी मार्केट में, वो मैनेजमेंट और कंपनी डिसाइड करती है प्राइस। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू सेट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बट सेकेंडरी मार्केट कुछ कुछ लोकेटेड प्लेस पे लोकेटेड हैं, कुछ कुछ स्पेसिफाइड प्लेसेस पे। ठीक है, तो आपको ये पूरा डिफरेंस याद होना चाहिए, काफी काम आएगा। ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, हम फाइनेंस को प्लान कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। तो एक तो फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, या फ्यूचर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा। दूसरा है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, बिजनेस एकदम से किसी भी शॉक में ना चला जाए, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए, तो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देता है। कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है बिटवीन वेरियस फंक्शंस। ठीक है, प्रॉपर आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पता होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है। वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं होंगे। प्रेजेंट को फ्यूचर के संग लिंक करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में एक लिंक है। ठीक है, एक लिंक है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमें अरेंज करना है पैसा, उसके बीच का एक लिंक। और एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवालुएट करना भी ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हमसे पूछे, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हमें फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर लिखने। फिक्स्ड कैपिटल, आई होप आपको पता होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल में कुछ कुछ फैक्टर्स, जैसे कि कोई भी 3 लिखने हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करेंगे कि अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है, कि आप सिर्फ सामान बना बनाया खरीद के बेचते हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी कि अगर आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, तो यू विल नीड हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एज कम्पेयर टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक यानी कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मशीन्स को यूज करके प्रोडक्शन करोगे, तो मशीन्स में तो फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, तो उस केस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगा। ठीक है, फिर है, हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट में बी रिक्वायर्ड व्हेन एसेट्स बिकम ऑब्सोलीट। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो हमें फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर हायर ग्रोथ है, आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ने वाली है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो उस केस में प्रोडक्शन करने के लिए यू विल नीड मोर फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी वजह से कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे, बुक में और भी हैं, आप कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। कैसे लिखना है, पहले हेडिंग लिख देना, पहले तो हेडिंग लिख देना, और उसको आप 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। बताइए कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट में से कितना पार्ट हमें डिवाइड करना है और कितना रिटेन करना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा, दिस इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, कोई 3 फैक्टर्स बताने,
तो डिविडेंड डिसीजन के 3 फैक्टर्स हमने ऑलरेडी कर ली, वही आपको कोई भी फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो लाइन समझ के पहले डिसीजन आइडेंटिफाई करा और फैक्टर लिखना है। ओके, चलो देन इसके बाद आगे देखते हैं। दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व, तो कौन सा डिसीजन है वो हमें बताना है। दिया है जेनिथ मॉल इज अ फेमस शॉपिंग मॉल इन मुंबई, एक मॉल की बात हो रही है, ओन्ड बाय पिनेकल ग्रुप। इट इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल एंड फूड कोर्ट। तो क्यों पॉपुलर है वो बताया गया है। द मैनेजमेंट ऑफ पिनेकल ग्रुप हैज डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ द मॉल इन पुणे। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक न्यू ब्रांच ओपन करेंगे पुणे में। दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशियल फॉर द मैनेजमेंट एज इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट। अब बताइए कौन सा डिसीजन होगा। देखो आप नई ब्रांच ओपन करना चाह रहे हो, यानी कि आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने फर्म के फंड्स को किस तरह से अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। कोई 2 फैक्टर्स बताने हैं इस डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा जो, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कोई भी 2 फैक्टर लिखने हैं। 3 ही फैक्टर थे। पहला है कैश फ्लो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्यों चेक करनी है, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तो भाई कैश तो चाहिए, कैश तो चाहिए, है ना। सो कंपनी शुड केयरफुली एनालाइज द कैश फ्लो दैट विल बी जनरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ अ सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो चेक करो कि हमें जितना इन्वेस्ट करना है उतना कैश आपके पास है भी या नहीं है। ये मैंने क्या बना दिया। चलो रेट ऑफ रिटर्न चेक करना है कि जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वहां से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न होगा उसी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। और होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यानी कि आपको चेक करना है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट कितना है, उन सबको कंसीडर करना होगा। बजटिंग टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं, बजटिंग टेक्निक्स को। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं, आप कोई भी 2 यहाँ पे लिखने थे। ओके, इसके बाद डिफरेंस है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टमेंट आउटले एंड सेफ्टी। तो बेसिस ऑलरेडी गिवन है। तो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, देखो मनी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करता है, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, वो सब। मनी मार्केट के कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस कंपनीज। तो ये पार्टिसिपेंट्स याद रखना। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आउटले, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट में ह्यूज सम ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, तो मनी मार्केट में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। और कैपिटल मार्केट में इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी लो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है। सेफ्टी की हम बात करें तो मनी मार्केट मच सेफर है। क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन कम है ना, 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट करा दोगे, मेच्योरिटी पीरियड काफी कम है, तो सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। बट कैपिटल मार्केट रिस्की है, रिस्की है क्योंकि लंबे टाइम के लिए आपका पैसा, लंबे टाइम तक आपका जो पैसा है वो लॉक हो चुका है, इन्वेस्ट हो चुका है, तो रिस्क इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बेसिस। ओके, देन इसके बाद आपको बताना है स्टेट एनी 3 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के 3 फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंट। तीनों ही फंक्शंस कवर्ड हैं, इस हम पीपीटी में करेंगे। आपको 3 रेगुलेटरी फंक्शंस बताने हैं। तो रेगुलेटरी फंक्शंस देखो बहुत सारे हैं, कोई भी 3 लिख देना। जैसे कि रेगुलेटरी फंक्शन में आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर्स को रेगुलेट करने का काम रेगुलेटरी फंक्शन में आएगा। टेक ओवर बिड्स को रेगुलेट करना है। ठीक है, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, इंस्पेक्शन करना है, ऑडिट करना है स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो सब भी रेगुलेटरी फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको फीस चार्ज करनी है, कोई भी अदर चार्जेस अगर लगाने हैं एज पर द एक्ट, तो वो भी रेगुलेटरी में आएगा। इसके साथ साथ हमें जैसे जैसे ये एक एक्ट है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो जैसे जैसे चीजें बताएगा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है। ठीक है, सो रेगुलेटरी में यही है, आपको रेगुलेट करना है, रजिस्ट्रेशन की बात करनी है, फीस लगानी है, ठीक है, चार्जेस लगाने हैं, वो सब। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, दिया है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन एडिशन टू एक्सप्लेन इन द अबव पैरा। तो हमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है।
दिया हुआ है कावेरी इज बिजी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की बात हो रही है फॉर हर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस। जब भी हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग मिल चुका है। ठीक, ओके। शी फील्स दैट डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन रिड्यूस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो बेसिकली अगर आपने प्लान बनाया होगा तो उससे वेस्टेज कम होता है, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन कम होता है। हाउएवर हर फ्रेंड सना फील्स दैट इन एन अनसर्टेन एंड डायनामिक वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ प्लानिंग मे नॉट वर्क। Kaveri again stresses on her statement and explains why this financial blueprint is important. तो आपको एक इंपॉर्टेंस बता दी गई है प्लानिंग की कि इससे वेस्टेज कम होगा, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन कम होगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको तीन और इंपॉर्टेंस लिखनी है जो आप लिख सकते हो, हमने ऑलरेडी कवर कर ली पीछे, है ना, कवर हमने की थी। जैसे कि फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, बिजनेस के शॉक्स को अवॉइड करने में हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, लिंक है बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इवैल्यूएशन करता है, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच का भी एक लिंकेज है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो ये हमने कर दिया। ठीक, इसके बाद आपको बताने हैं स्टेट हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल समझते हो कि बिजनेस को डे टू डे खर्चे डील करने के लिए जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डे टू डे कंपनी चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो फैक्टर्स गिवन है, तो सीजनल फैक्टर्स, प्रोडक्शन साइकिल और ऑपरेशन एफिशिएंसी, इसके बेसिस पे हमें बताना है। तो देखो, सीजनल फैक्टर क्या है कि अगर एक सीजन चल रहा है, पीक सीजन चल रहा है ना, जैसे अब गर्मियां आएंगी, इस बार आई नहीं है अभी, चलो, तो गर्मियां जब आएंगी तो मैंगो का सीजन बढ़ेगा, है ना। समर वेकेशन कह रही हूँ, टी शर्ट्स, ठीक है, टी शर्ट्स का बिजनेस बढ़ेगा। तो पीक सीजन चल रहा होगा उस टाइम पे जब, तो उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आप ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होगे। ठीक है, बट अगर लीन सीजन चल रहा है, मतलब पीक सीजन नहीं है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है? प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है इट इज द टाइम स्पैन बिटवीन रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल आने से लेके फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन तक का पूरा जो टाइम गैप है उसे हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। तो अगर ड्यूरेशन जो है और जो लेंथ है इस प्रोडक्शन साइकिल की, वो भी वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। मतलब क्या है, अगर एक प्रोसेसिंग साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही लंबी है कि हमने रॉ मटेरियल हम ले आए और प्रोडक्शन करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, और अगर शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगा। ठीक, तीसरा है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है? फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। बेटर सेल्स एफर्ट में रिड्यूस द एवरेज टाइम फॉर विच फिनिश गुड्स इन्वेंटरी इज हेल्ड। सच एफिशिएंसीज में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब अगर आप एक एफिशिएंट फर्म हो, आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, सब कुछ बहुत परफेक्टली चल रहा है, सेल्स अच्छे से चल रही हैं, तो आपके पास रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा होगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उस केस में कम होगी। ठीक है, सो एफिशिएंसी में भी बेस्ड है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, देखो दिया है, अ, तीन है इसमें, आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। कौन सी मार्केट है जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं? ऐसे ही बता दो, इसमें तो केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कौन सी मार्केट है जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं? वो होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग किया जाता है। दूसरा है नेम द मार्केट थ्रू विच कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। कौन सी मार्केट है जिसमें कंपनी पैसा रेज करेगी अपने न्यू बिजनेस के लिए? नए बिजनेस की बात हो रही है, नए बिजनेस की बात हो रही है, तो मतलब आप पहली बार इशू कर रहे होंगे, तो ये होती है हमारी प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अच्छा, तीसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट्स आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए एंड बी। तो हमें बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस लिखना है। ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ लिया, वही चिपका देना है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो, बिना केस पढ़े काम हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एनी थ्री डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। मैंने आपको बोला अब डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, रेगुलेटरी पढ़ लिए। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या है? जिसमें हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट फंक्शन में आती है। ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करना, इंफॉर्मेशन पब्लिश करना जो कि पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी यूजफुल रह सकती है, वो सब डेवलपमेंट फंक्शन में आएगा। इसके साथ साथ अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। जो कैपिटल मार्केट है
हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, उन्हें डेवलप करने के लिए जो जो मेजर्स हम लेते हैं वो भी डेवलपमेंट फंक्शन में आते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद बोला है स्टेट एनी फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन दैट डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। कौन सा डिसीजन है जिसमें हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजन है, ध्यान देना, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि कितना पैसा हमें डेट से रेज करना है, कितना इक्विटी से, ठीक है। सो इसमें कोई चार फैक्टर्स हमें लिखने हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखो पहला है डेट, सॉरी कॉस्ट। सबसे पहले आप कॉस्ट चेक करोगे, जिस भी सोर्स में कॉस्ट कम आएगा उस सोर्स को हम लोग चूज करें, उस सोर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, तो कॉस्ट। दूसरा है रिस्क, आपको रिस्क देखना है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में रिस्क अलग अलग होता है, तो रिस्क आपको चेक करना होता है। तीसरा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, जब भी सिक्योरिटी इशू करोगे, शेयर इशू करोगे, तो कुछ कुछ खर्चा आएगा। प्रोस्पेक्टस बनवाएंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ब्रोकर को हम ब्रोकरेज देंगे, कमीशन देंगे, तो खर्चा आ रहा है इशू करने में। फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें भी कम आएगा उस सोर्स को हम लोग बेसिकली चूज करें, ठीक है। तो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन होनी चाहिए, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट फाइनेंसिंग एकदम मस्त रहेगा, क्योंकि आप इजिली अपना इंटरेस्ट दे पाओगे। बट अगर कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो इक्विटी विल बी अ गुड चॉइस। इसके साथ साथ आपको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसीडर करना है, ठीक है। विद हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लोअर फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट शुड बी ऑप्टेड फॉर। अगर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी हाई हैं, क्योंकि आपको देने ही देने हैं, जैसे कि रेंट हो सकता है, तो उस केस में आप इक्विटी प्रेफर करो, ठीक है। इक्विटी प्रेफर करो क्योंकि उसमें कोई भी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज नहीं होता। और हमें कंट्रोल की बात भी करनी है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल यानी कि अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो उस केस में कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, है ना। पहले कंपनी में 10 लोग थे, 10 शेयर होल्डर्स थे यानी कि ओनर्स थे, हमने और 50 लोगों को शेयर्स इशू कर दिए, तो वो 50 भी अब डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, तो इन 10 का जो कंट्रोल था वो कम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो डेट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट देखनी है, कैपिटल मार्केट को हमें देख के चलना है। कैपिटल मार्केट अगर बूम फेज में तो क्या इशू करें, डिप्रेशन फेज में तो क्या करना है। अगर डिप्रेशन फेज चल रहा है, डाउन फेज चल रहा है इकोनॉमी का, तो लोग डेट से ज्यादा पैसा रेज कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिक डेट ज्यादा खरीदती है। बट अगर बूम फेज चल रहा है तो पता है मार्केट फ्लरिश करेगी, इक्विटी शेयर का प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा, तो वहां पे इक्विटी प्रेफर किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, आपको कोई भी चार इसमें से लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है साफ साफ, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई कॉन्सेप्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। लिखा हुआ है हरीश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन कोजी सॉफ्टवेयर लिमिटेड। He has been awarded the Best Employee of the Year award because of his foresightedness। ठीक है, तो उसको अवार्ड मिला है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। He always aims at smooth operations of all the financial activities by focusing on fund requirements and their availability in the light of financial decisions। तो बेसिकली जो हरीश है वो हमेशा फोकस रखता है कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो तरीके से हो, जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है। यानी कि फाइनेंस की बात हो रही है तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट्स में से ही बनेगा। He takes into consideration the growth, performance, investments, and requirement of funds for a given period so that financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost। तो वो बेसिकली इंश्योर करके चलता है कि फंड्स अननेसेसरी भी फर्म में या कंपनी में पड़े ना हो, है ना। अदरवाइज कॉस्ट में ही एडिशन होता जाएगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। By doing all this, Harish strives to achieve the two main objectives ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं कि जब भी फंड्स हमें रिक्वायर्ड हो तो अवेलेबल हो जाएं। ये है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, हमने अभी पढ़ा इस पैसेज में, ठीक है। तो प्रॉपर एस्टिमेशन करते हो कि कितने फंड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक। एंड टाइम भी आप एस्टिमेट करते हो कि वो कब फंड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे किस टाइम पे, वो भी हम लोग एस्टिमेट करके चलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा
ये चेक करके चलना कि जो फर्म है वो डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, फर्म जो है वो अननेसेसरली जरूरत के बिना भी फंड्स को रेज ना करे, है ना। तो इनफ फंड्स अवेलेबल हो राइट टाइम पे। एडुकेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, अगर नहीं होते हैं तो उस केस में कंपनी अपना तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हमें एक्सेस फंड्स भी नहीं रखने अपने पास कि हमने एक्स्ट्रा पैसा अपने पास ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है, तो वो भी नहीं करना, अदरवाइज आपका कॉस्ट ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो कि आपको पैसेज में गिवन थे। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, गिव एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको प्रोटेक्टिव फंक्शंस बताने। प्रोटेक्टिव मतलब कि कोई भी अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, तो उसे हमें प्रोहिबिट करना है। ठीक है, कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं होनी चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है, पेनल्टीज लगानी है अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेने, फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करना इन दी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आते हैं। तो हमने तीनों टाइप के फंक्शंस कर लिए, रेगुलेटरी भी, डेवलपमेंट भी और प्रोटेक्टिव भी। तो इनको ध्यान से याद कर लो, देख लो कि किसमें कौन सा पॉइंट आता है। ओके। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट है केस स्टडी। पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वो दिया है क्वेश्चन में, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स हाईलाइटेड। हमें फैक्टर्स भी बताने हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट है वो भी बताना है। तो ठीक है जी, देखो दिया है, सत्य प्रकाश हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग अ ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस इन राजस्थान फॉर द पास्ट 5 years। तो सत्य प्रकाश का एक ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। ही मेक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो जो सत्य प्रकाश जी हैं वो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि डे टू डे बिजनेस चल पाए। जब भी आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज की बात हो रही है, तो वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो कॉन्सेप्ट पता चल गया वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन यही लिखा है यहाँ पे। करंट एसेट्स की बात हो रही है जिसमें हम लोग डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, डे टू डे वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं ये डिसीजन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फैक्टर ढूंढना है हमें, तो देखो लिखा है इधर, द कंपनी हैज रिसेंटली सोल्ड ड्राई फ्रूट्स वर्थ 50 लाख टू वन ऑफ इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर्स, देशमुख प्योर ग्रेन्स, ऑन अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। तो अभी करंटली क्या किया है, ड्राई फ्रूट बेचे हैं क्रेडिट पॉलिसी पे। क्रेडिट पॉलिसी समझते हो, उधार पे बेच दिए। क्रेडिट पॉलिसी एक हमारा फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट अलाउड। हमने क्रेडिट अलाउ किया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, अब इसको रीड कर देंगे। सत्य प्रकाश देन इमीडिएटली प्लेस्ड एन एडिशनल ऑर्डर फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। इसके बाद सत्य प्रकाश जी ने एक ऑर्डर और प्लेस कर दिया फॉर द स्टॉक। ठीक है, जो भी इनका बिजनेस था किस चीज का, ड्राई फ्रूट का, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया क्योंकि स्टॉक खत्म हो रहा था। However, he received the dry fruits from his supplier after a large time lag। लेकिन जो ऑर्डर हमें मिला है वो बहुत ही टाइम के बाद मिला, मतलब हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, हम मतलब सत्य प्रकाश, ठीक है, बट वो ऑर्डर हमें रिसीव कब हुआ है, काफी लंबे टाइम के बाद। अब आपको बताना है, कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया। तो एक तो क्रेडिट अलाउड की बात हुई है। क्रेडिट अलाउड में क्या है कि डिफरेंट फर्म्स अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स। ठीक, तो अगर हम क्रेडिट पे दे रहे हैं, अगर हमने क्रेडिट पे दे दिया तो लिखा है, अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट्स इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स, इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो, कोई भी चीज उधार पे बेच रहे हो, तो आपके पास कैश तो आएगा नहीं। कैश नहीं आएगा यानी कि हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। दूसरा इसमें बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ना, उसका हमने ऑर्डर प्लेस करा, तो देखो लिखा है, द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूअसली, देन लोअर स्टॉक लेवल में सफिस। अगर रॉ मटेरियल बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है तो हमें अभी इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करोगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा, तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। ठीक है। बट जो टाइम लैग होता है, जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और हमें एक्चुअल में जब वो मटेरियल मिलेगा, उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। तो अगर ये लीड टाइम काफी लंबा है ना, मैंने आज ऑर्डर प्लेस करा, सपोज आज कौन सी डेट है, आज कौन सी डेट है, आज है 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च है। अब मैंने आज ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो अब मुझे लगता है कि ये ऑर्डर मुझे मिलेगा 1 जुलाई को रिसीव होगा, तो काफी लंबा टाइम गैप हो गया, है ना। तो उस केस में मुझे अभी अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको कैपिटल लगेगा, तो वही लिखा है, लार्जर द लीड टाइम, लार्जर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड, एंड लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। ओके, तो दो फैक्टर हो गए और कॉन्सेप्ट भी हो गया। ठीक है।
इसके बाद देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कोई दूसरे पेन से लिखते हैं, पर्पल चलो। दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने ऑलरेडी सीखा, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो निकल जाएगा, हमें दिया है ईबीआईटी, ठीक है, डिबेंचर्स दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, टैक्स रेट दिया है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी है 15 लाख, तो 15 लाख यहाँ लिख दिया, ठीक है 15 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि डेट प्लस इक्विटी, डेट है 12 लाख, इक्विटी है 18 लाख, यानी कि टोटल 30 लाख, ठीक है। तो 15 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, यानी कि 50% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो अकाउंट्स में सीखी थी, होता है फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी 15 लाख है, और इंटरेस्ट कितना है देखो, डिवेंचर्स हैं 12 लाख के, 10% रेट है, यानी कि 12 लाख का 10% इस 1,20,000, तो वही लिखा है 15 लाख अपॉन 1,20,000 इज 12.5 टाइम्स, दिस इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, जिनके पास अकाउंट्स थी उनका तो उनको पता होगा, बट जो अकाउंट्स स्टूडेंट्स नहीं हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, कई बार मुझे लगता है मैं वीडियो में नॉन स्टॉप बिना रुके कैसे बोल लेती हूँ इतना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पर चलो देखते हैं। दिया है आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी विच हैज बीन हाईलाइटेड अबव, रेगुलेटरी बॉडी बतानी है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988 एज अ इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट orderly and healthy growth of the security market and for investor protection। तो बताइए सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी थी, बॉडी कौन सी थी, जो कि 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुई थी, वो था हमारा सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। दिया है नेक्स्ट में स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, तो आपको सेबी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो सेबी क्यों बनाया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है, ऑर्डरली फंक्शनिंग हो पाए, ठीक है, राइट्स और इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स के, ठीक, कोई भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसे प्रिवेंट करने का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करना है, हमें इंटरमीडियरीज जो हैं उनको चेक करके चलना है कि वो तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स किसके होते हैं, सेबी के, जो कि ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, ओके, बहुत सिंपल। चलो इसके बाद आगे दिया है state the first 3 steps involved in the screen based trading for buying and selling of security। तो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है उसके पहले 3 स्टेप्स हमें बताने हैं। तो 3 स्टेप्स देखो यहाँ पे दिए हैं, जल्दी से रीड कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। देखो दिया है सबसे पहले तो हमें एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर हैज टू अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। He has to open a broker client agreement and a client registration form before placing the order। तो सबसे पहले तो हमें एक ब्रोकर को रजिस्टर करना है, एक ब्रोकर को हमें अप्रोच करना है जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, उसके संग हम एक अग्रीमेंट में आएंगे, ठीक है। हमें कुछ कुछ डिटेल्स उसे देनी पड़ेंगी, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ऑक्यूपेशन हो गया, हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर, क्लाइंट कोड नंबर हो गया। तो ये सब डिटेल्स हम अपने ब्रोकर को देंगे और ब्रोकर हमारे लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है इन्वेस्टर हैज टू ओपन ए डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। अब हमें अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए हम एक डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। पहले रजिस्टर ब्रोकर को हमने अप्रोच किया, डिटेल्स प्रोवाइड करी, दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन होगा, तीसरा है कि इन्वेस्टर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स। अब हम फाइनली ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड। तो एकदम क्लियरली हमें बताना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं और किस प्राइस पे। द ब्रोकर विल गो अहेड एंड विद द डील टू मेंशन द बेस्ट प्राइस अवेलेबल, और एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप जो है वो इन्वेस्टर को इशू कर दी जाएगी बाय द ब्रोकर। तो ये पहले 3 स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रखने, ठीक है, सिंपल, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन।
फैक्टर्स हैं, एक तो टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा कैश फ्लो पोजीशन। तो कैसे डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करेंगे? देखो टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है कि अगर आप डिविडेंड देते हो तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स रेट जितना ज्यादा होगा हम उतना ही कम डिविडेंड देंगे। तो यही लिखा है, इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर इट इज बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगर टैक्स ज्यादा है तो हम डिविडेंड कम देंगे। दो डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेवीड ऑन कंपनीज। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड पे कुछ नहीं देना होता टैक्स, बट जो कंपनी है उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसी को कंसीडर करते हैं हमें डिविडेंड देना होगा। दूसरा है कैश फ्लो पोजीशन। सो लिखा है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सिंपल चीज है, डिविडेंड कैश में ही तो दोगे, तो कैश भी तो होना चाहिए कंपनी के पास। कैश है अच्छे तरीके का तो डिविडेंड दे दो, सिंपल। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट बोला है, छोटा सा केस है, ज्यादा लंबी तो नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। तो को दिया है, हमें बताना है आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय मिस्टर आरिकेत आचार्य and state by giving any three reasons as to why he must have advised his son to take decision with caution। चलो पहले डिसीजन देखते हैं कौन सा है। दिया है, धवल आचार्य after acquiring a bachelor's degree in hotel management joined his father's chain of vegetarian restaurant in अहमदनगर। ठीक है, सो एक बच्चा है धवल आचार्य जिसने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। बीइंग यंग एंड एंटरप्राइजिंग he suggested his father to add a new section of vegetarian bakery items which required an investment of 5 करोड़। तो उसने सजेस्ट किया है अपने फादर को कि हम एक और नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं वेजिटेरियन बेकरी आइटम्स का। ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा 5 करोड़ का। Okay. His father, Mr. Ariket Acharya, suggested him to take the decision with caution and understood everything comprehensively, as bad decision may damage the financial fortune of business। तो उसके जो फादर हैं उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, ये जो आप एक्सपेंशन का डिसीजन ले रहे हो वो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। एक बार ले लिया तो फिर अगर गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बताओ कौन सा डिसीजन है। देखो जब भी आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, आप एक न्यू ब्रांच न्यू सेक्शन स्टैब्लिश करने का सोच रहे हो, तो मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में भी कौन सा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। अब आपको बताना है, स्टेट बाय गिविंग एनी थ्री रीजंस एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइज्ड हिज सन टू टेक डिसीजन विद कॉशन। आपको बताना है कि क्यों उन्होंने इतना जोर दिया कि आपको ये डिसीजन बहुत ही ध्यान से सोच समझ के लेना है। तो बहुत सिंपल चीज है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आप लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, आपके बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपको बहुत सोच समझ के लेना है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो अमाउंट तो ब्लॉक हो जाएगा। सो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स बीइंग ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए आपको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ये डिसीजंस आपके रिटर्न्स को भी इम्पैक्ट करेंगे और ओवरऑल रिस्क को भी इम्पैक्ट करेंगे। ठीक, और अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी बड़े अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, वापस नहीं ले सकते। तो ये डिसीजंस एक बार अगर ले लिए तो ये रिवर्सिबल नहीं है, आपको बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि आप बहुत ही ध्यान से सोच समझ के डिसीजन ले। ठीक है, ओके चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, identify and explain the two factors affecting the fixed capital requirement discussed in the above case। तो फिक्स्ड कैपिटल के दो फैक्टर्स केस में गिवन है, वो हमें बताने हैं। दिया है, कनव आफ्टर पासिंग आउट ऑफ कॉलेज विद स्पेशलाइजेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी was determined to start a solar power plant। ठीक है, the venture required heavy investment in plant and machinery and less on manual labor। तो इन्वेस्टमेंट जो वेंचर है उसमें लिखा है, वेंचर में जो है इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, और लेबर में इन्वेस्टमेंट कम होगा। मतलब कि आप प्लांट मशीनरी एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, लेबर में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो। तो यानी कि हम लोग टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्निक की, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करेंगे। Kanav invested in the latest solar panel technology and infrastructure and purchased the latest solar panels, inverters and battery storage system। तो ये सब चीजें बता दी। तो बेसिकली पहला जो फैक्टर है वो तो यही है, चॉइस ऑफ टेक्निक। ठीक है, कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप इन्वेस्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा प्लांट और मशीनरी में, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा।
बट अगर आप एक लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आप लेबर ज्यादा यूज कर रहे हो, लोगों को ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे दिया है, डिस्पाइट द हाई रिस्क एंड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, कनव्स बिजनेस हैड गुड एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज। एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी थी उसके बिजनेस में। द वर्ल्ड वॉज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड देर वॉज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल पावर सोर्सेज। तो ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, तो उससे क्या हो सकता है, बिजनेस पे अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। सो कनव डिसाइडेड टू क्रिएट अ हायर कैपेसिटी टू मीट द एंटिसिपेटेड डिमांड क्विकली। This entailed further investment in fixed asset, which Kanav was able to arrange. As the year passed, the solar power plant did very well and played a pivotal role in the city's transition towards a greener and more sustainable future. तो मैंने पूरा एक ही लाइन में पढ़ दिया। बात इतनी सी कह रहे हैं कि फ्यूचर में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही अब आगे कुछ कुछ चीजें और कर रहा है डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है वो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो कंपनी क्या है, वो हायर कैपेसिटी को चूज करेगी जिससे डिमांड आप इजीली मीट कर पाओ, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे और फिक्स्ड कैपिटल भी बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है, समझ गए इतनी चीजें? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो यार कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इम्पैक्ट कैसे करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड क्रेडिट अवेल्ड। तो ये हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट अवेल्ड क्या है, अ फर्म्स अलाउ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स एंड ऑल्सो गेट क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर। ठीक है, सो अगर आपको क्रेडिट अवेल हो रहा है, मतलब आपने गुड्स परचेज करे और आपने क्रेडिट पे परचेज कर लिए हैं, तो आपको अभी करंटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि पेमेंट तो करनी नहीं है ना, पेमेंट तो करनी नहीं है अभी। तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ द फैक्टर्स अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है, ठीक है, कर्जा लिया हुआ है, तो उस केस में आपकी और फर्दर डेट लेने की जो एक अपॉर्चुनिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सो इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, इट लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट। तो हो सकता है आपकी जो बोरिंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी अगर मेंटेन करनी है तो थोड़ा सा डेट कम लो, अदरवाइज इमरजेंसी के टाइम पे मिलेगा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर इंक्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। तो बेसिकली अगर आप डेट बढ़ाते हो, डेट बढ़ाते हो, अगर हमने आपने पढ़ा है ये चीज, अगर हम डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विटी वालों का ईपीएस इंक्रीज होगा। शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग है, बट कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, कंपनी पे करेगी, है ना। तो अगर डेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाता है। ओके जी, सो इसको भी हमें देखते हुए चलना होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी कंसीडर करके चलना है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। पहला है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, दूसरा है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। जल्दी से चेक करते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो या स्मॉल स्केल पे। अगर लार्ज स्केल पे करोगे तो आपको ज्यादा बड़े प्लांट मशीनरी की जरूरत होगी, तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे फिक्स्ड कैपिटल में एज कम्पेयर टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब कि अगर आपको कोई एसेट परचेज करना है, बट वो एसेट आपको परचेज करने की जगह रेंट पे या लीज पे मिल रहा है इजीली, तो हमारा वो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, है ना। मुझे कोई सपोज 10 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, अब वो मशीन मुझे ना रेंट पे मिल रही है इजीली, रेंट पे या लीज पे, तो मैं अब फिक्स्ड एसेट में 10 करोड़ नहीं लगाऊंगी ना, तो मेरा खर्चा बच रहा है, फिक्स्ड कैपिटल बच रही है। तो वही लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी में रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट, जिससे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आपको सिर्फ लीज पे करना पड़ेगा, ठीक है, रेंट पे करना पड़ेगा, और आपको बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो फिक्स्ड कैपिटल की जो नीड है वो कम होगी। ठीक है, इसके बाद दिया है, गिव द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड T+2 सिस्टम इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट ये है कि जब हम लोगों का ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो एक
कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इन्वेस्टर को, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, प्राइस एंड डेट एंड टाइम ऑफ डील एंड ब्रोकरेज चार्जेस अलॉन्ग विद अ यूनिक ऑर्डर कोड असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं बेचे हैं वो लिखा है, प्राइस लिखा है, डेट लिखा है, ब्रोकरेज चार्जेस लिखे हुए हैं, और एक यूनिक ऑर्डर कोड भी मेंशन होता है। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 घंटे द ब्रोकर इशूज कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसके एक दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया जाता है टू द इन्वेस्टर। ठीक है। दूसरा है T+2 सिस्टम। तो T+2 सिस्टम क्या है? चलता है मार्केट ट्रेडिंग प्रोसीजर में, ऑल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीव फ्रॉम द बायर इज ऑन T+2 बेसिस सेटलमेंट पीरियड। मतलब आपने ऑर्डर प्लेस करा, उसके 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेटल हो जाता है। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन द पेइंग डे विच इज बिफोर T+2 डे। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड एज पे आउट डे। तो बेसिकली T+2 डे क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हैं ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन वो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाती हैं, 2 दिन के अंदर सेटल हो जाती हैं। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, बेचे हैं तो आपके पास से चले जाएंगे, कैश आपके पास आ जाएगा। तो ये सब कुछ उन 2 दिन के अंदर होता है, जैसे हम बोलते हैं T+2 डे। ठीक है। ओके चलो इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो हमने चलो क्वेश्चन कर ही लिया, इस तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे। ये भी कर लिया हमने। ठीक है, ये सब भी हो चुकी हैं चीजें, आप एक बार रीड कर लेना, ये वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पीछे कवर कर लिए। ठीक है, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में। चलो ये वाला पॉइंट नहीं कवर किया, ये करते हैं। कैसे ये फैक्टर वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेंगे? लेवल ऑफ कंपटीशन एंड इन्फ्लेशन। सो लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है? अगर आपको लगता है मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, तो उस केस में हमें भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी मतलब जुट के काम करना पड़ेगा। तो जुट के काम करने के लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, अपने बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो अगर कंपटीशन लेवल बढ़ा हुआ है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है कि राइजिंग प्राइसेस हायर अमाउंट आर रिक्वायर्ड इवन टू मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आपको चीजें महंगी पड़ेंगी, हमें स्टॉक तो मेंटेन करना ही है। अब उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा तो लगेगा, वर्किंग कैपिटल तो लगेगी। तो इसलिए अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है। ओके इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है, हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। चलो ये गलती से डल गया है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के देखो बहुत क्वेश्चंस आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में देखो सीधा सीधा पढ़ते हैं, लिखा है कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड व्हेन देयर इज अ कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर। तो बेसिकली कंपनीज क्या है, वो डिविडेंड स्टेबल ही देती हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यूज करती हैं। डिविडेंड तभी बढ़ाया जाएगा अगर लगता है कि कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, अदरवाइज जो कंपनीज है वो डिविडेंड को स्टेबल ही रखती हैं, चेंज नहीं करती हैं बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स में लिखा है समटाइम्स द लेंडर्स में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। कई बार क्या होता है, जो लेंडर है वो कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं डिविडेंड की पेमेंट पे। ठीक, सो कंपनी को डिविडेंड देने से पहले उस लोन के अग्रीमेंट की जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें समझते हुए ही डिविडेंड देना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना है काम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन में क्या है, इन्वेस्टर्स इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज अ गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट। अगर आप डिविडेंड बढ़ा रहे हो ना एज अ कंपनी, तो उसको एज अ पॉजिटिव चीज देखी जाती है मार्केट के द्वारा, और जैसे ही उसको एज अ पॉजिटिव चीज देखी जाएगी तो शेयर का प्राइस एकदम से बढ़ेगा। सो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द इक्विटी शेयर प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप डिविडेंड बढ़ाते हो तो स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें मिलता है। तो इसलिए आपको देख के सब चलना है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सब कुछ। ठीक। ओके इसके बाद नेक्स्ट बोला है, हमें बताना है नेम द टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, नेम द टाइप ऑफ
कैपिटल मार्केट थ्रू विच टेक वर्क डिसाइड्स टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्सपेंशन। कैपिटल मार्केट का टाइप बताना है। कैपिटल मार्केट में दो ही होते हैं, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, तो उन दोनों में से कोई एक आएगा। दिया है टेक वर्क ऑन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप स्टार्टेड इन 2024। इट वाज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, इट वांटेड टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड फॉर इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट रिक्वायर्ड 100 करोड़। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रिक्वायर्ड है। द सीईओ ऑफ टेक वर्क कंसल्टेड द फाइनेंस मैनेजर who suggested that there is a market which facilitates transfer of investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprises or expand existing ones through the issue of securities। तो लिखा है कि जो सीईओ है उन्होंने कंसल्ट किया फाइनेंस मैनेजर से, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक मार्केट है जहां पे हम सेवर से फंड्स लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे यूजेस में, ठीक है, न्यू एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने में या एक्सपेंशन करने में। द मैनेजमेंट ऑफ टेक वर्क डिसाइडेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 रुपीज पर शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टेक वर्क ने ये डिसाइड किया कि हम भी शेयर इशू करेंगे, 200 रुपए का एक शेयर होगा, और पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आप पहली बार इशू कर रहे हो तो वो होती है हमारी प्राइमरी मार्केट या फिर न्यू इशू मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट टाइम। ओके, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ द मार्केट। तो हमें प्राइमरी मार्केट के फीचर्स बताने, तो कुछ भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, हमने डिफरेंस तो पढ़े ही थे। देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज, सिर्फ सेल की बात होती है जो कि न्यू कंपनीज इशू कर रही हैं। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल करते हैं, ठीक है। और फ्लो होता है फंड्स का फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो पाए। और सिर्फ बाइंग होती है इन दी प्राइमरी मार्केट, सेलिंग की बात नहीं होती है। प्राइसेस जो भी हैं सिक्योरिटी के वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और इस मार्केट की कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है। तो हमें सिंपल प्राइमरी मार्केट के कोई भी 3 फीचर्स यहाँ पे बताने थे, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट कैसे पहचानोगे, फर्स्ट टाइम बात हुई है, फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो वहां से। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो फिर से डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स केस स्टडी में गिवन है, देख लेते हैं। दिया है वीके लिमिटेड इज अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। इट हैज शेयर होल्डर्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। मोस्ट ऑफ इट शेयर होल्डर्स डिपेंड अपॉन अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। तो बहुत से शेयर होल्डर्स हैं जो कि रेगुलर इनकम पे ही डिपेंडेंट है, मतलब कि जो डिविडेंड मिलेगा उसी पे डिपेंडेंट है। VK Limited has been earning consistent profits. The management of the company keeps in mind the preference of shareholders regarding payment of dividend। सीधा सीधा लिखा है कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को दिमाग में लेके चलती है। यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, आपने अगर सही से पढ़ा है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, ठीक है, शेयर होल्डर की प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंस इट शेयर होल्डर्स इन जनरल डिजायर एट लीस्ट अ सर्टेन अमाउंट इज पेड एज डिविडेंड टू देम एवरी ईयर, द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड एवरी ईयर। तो कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। ओके, एक पॉइंट तो हमें मिल गया, ठीक। अतुल द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी आइडेंटिफाइड प्रॉमिसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा, यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक पॉइंट ये भी होता है। ही सजेस्टेड टू द सीईओ टू रिटेन द अर्निंग्स टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग पैसा रिटेन करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे। तो बस दोनों पॉइंट्स यहाँ से आइडेंटिफाई हो गए, एक तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस, दूसरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली गिवन है, और क्या चाहिए जीवन में। तो इसके बाद दिया है नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। तो आपको कोई और 2 फैक्टर्स और बताने डिविडेंड डिसीजन के, जो आप लिख ही लोगे, मुझे पता है, हमने ऑलरेडी कर लिया है सब, तो लिख देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फीचर्स फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमें एक्सप्लेन करने, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें भी कुछ ज्यादा अलग चीजें नहीं है, हमने ऑलरेडी करी, ठीक है, ऑलरेडी करी। कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, कि आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को बेच के लिक्विडिटी कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, और मार्केटेबिलिटी भी है कि आप उनको इन्वेस्ट कर रहे हो सही जगह पे। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स सेट कैसे होगा प्राइस, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। और ये सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को भी इंश्योर करके चलते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो सेफ है, कोई भी इसमें चीटिंग ना हो। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना चाहे तो। इसके बाद हमें बताना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स।
तो ये भी हमने कर ही लिया था। ठीक है, कैपिटल मार्केट का मीनिंग और पूछा है। तो इट मीन्स द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स जैसे कि डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं ये हमने किया। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं कैपिटल मार्केट में, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। और मनी मार्केट में टी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ये सब। ठीक है। ओके चलो, उसके बाद कुछ नया क्वेश्चन मिले तो हम देखें। हम्म। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। अब हम कुछ नया देखते हैं, या कुछ होता है, अदरवाइज तो चीजें डन है। देखो दिया है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी टू पॉइंट्स गिविंग रीजंस व्हाई साहिल फेल्ट दैट इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट इज बेटर। तो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेटर है। दिया है, राहुल द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हरिहर लिमिटेड एंड साहिल द फाइनेंस मैनेजर वर डिस्कसिंग अबाउट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द आइडल फंड्स ऑफ द कंपनी। तो दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसे अपने जो आइडल फंड्स हैं, बेकार फंड्स हैं, उनको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहुल वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट। तो राहुल तो ये बोल रहा है कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। वेयर साहिल फेल्ट दैट इट वुड बी बेटर इफ द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन द मनी मार्केट। बट साहिल है कि मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही रहेगा। अब आपको बताना है कि दो रीजन दो कि साहिल क्यों चाहता है कि मनी मार्केट बेटर है। तो मनी मार्केट बेटर क्यों है। देखो एक तो ना मनी मार्केट के आपको पॉजिटिव्स लिखने हैं कि मनी मार्केट में लिक्विडिटी है। आप बहुत इजीली जल्दी से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो अपनी सिक्योरिटीज को। ठीक है। और इसमें एक ये पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आया था। अगर आपने एमसीक्यू वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ था फॉर प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट रेडीली प्रोवाइड करने के लिए डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा, मनी मार्केट में सेफ्टी है क्योंकि कम टाइम के लिए मेच्योरिटी कम है, तो सेफ्टी भी ज्यादा होती है। और ड्यूरेशन भी इसकी कम है, तो आप इजीली जब भी चाहो तो कन्वर्ट करवा सकते हो, इजी है पैसा रेज करना। ठीक है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है, दिया है, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय श्याम टू अरुण। तो कौन सा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए दिया है, आफ्टर सीइंग एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल फॉर देयर होम्स, अरुण द ओनर ऑफ अ लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लग्जरी एट होम डिसाइडेड टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स इन 8 more cities अक्रॉस इंडिया। तो अरुण ने डिसाइड किया कि वो और 8 नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगा। दिस डिसीजन वुड रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़। इतना पैसा लगेगा। श्याम द फाइनेंस मैनेजर एडवाइज्ड अरुण दैट इंस्टेड ऑफ रेजिंग द एंटायर अमाउंट थ्रू इक्विटी, it would be better to raise funds with a judicious mix of 40% equity and 60% debt। तो बेसिकली श्याम ने सजेस्ट किया, फाइनेंस मैनेजर है, कि आप सार का सार वैसा इक्विटी से रेज मत करो। 40% इक्विटी लो, 60% डेट ले लो। ठीक है। तो कैपिटल में डिविजन बता दिया है। Shyam explained that since the company was earning sufficient profits, they could also take advantage of trading on equity to maximize EPS. He also suggested that raising this debt through a loan from a financial institution would be a better, as this would involve lower cost. Okay, तो उसने सजेस्ट किया कि हम जो डेट है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज करते हैं तो आपका कॉस्ट भी कम आएगा। ही फर्दर एडेड दैट डेट वाज आल्सो बेनिफिशियल एड इट वुड नॉट डाइल्यूट द मैनेजमेंट होल्डिंग। डेट से अगर रेस करोगे तो उससे मैनेजमेंट में कंट्रोल भी कम नहीं होगा, डाइल्यूट नहीं होगा। ओके। अब आपको बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है, हमने बात करी है कैपिटल की। कैपिटल में इतना इक्विटी रखो, इतना डेट रख लो, ये होती है बात कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स है बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है, स्टेट एनी 3 फैक्टर डिस्कस्ड बाय श्याम। तो कौन कौन से फैक्टर है। देखो एक तो हमने कंट्रोल की बात करी कि मैनेजमेंट में जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो। ठीक है, कंट्रोल की बात हो गई। दूसरा हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे तो कॉस्ट कम आएगी। ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आप डेट से पैसा रेज करते हो तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट्स हैं। यही देखो लिखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट और डेट, सॉरी, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, रीड कर लो ना एक बारी जल्दी से, ये लो देख लो एक बारी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, कैसे इंपैक्ट करेगा फाइनेंसिंग डिसीजन को।
तो लिखा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर वो खर्चे जो आपको देने ही देने हैं। तो अगर एक बिजनेस के पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हाई है काफी ज्यादा, तो उस केस में फाइनेंसिंग कॉस्ट को हमें कम करना चाहिए। तो उस केस में डेट कम लेंगे हम। समझे क्या मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है, तो कंपनी को डेट से पैसा कम रेज करना चाहिए, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। बट अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो हम डेट फाइनेंसिंग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या बोलता है कि अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, मैनेजमेंट में कंट्रोल कम हो जाएगा क्योंकि आपके ओनर्स बन जाएंगे। बट डेट फाइनेंसिंग का ऐसा कोई इंप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि जो डेटर्स डेट फाइनेंसिंग में जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको मैनेजमेंट में कोई भी रोल नहीं मिलता। ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी चेक करनी है। अगर मार्केट राइज हो रही है, बूम फेज चल रहा है, तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इक्विटी का प्राइस बढ़ेगा। बट अगर डिप्रेशन फेज चल रहा है, पता है मार्केट डाउन चल रही है, तो लोग क्या करेंगे? डेट में ज्यादा पैसा डालेंगे, क्योंकि इसमें तो फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। डन। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो दिया है स्टेट वेदर द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ उमारा लिमिटेड विल बी हाई और लो। वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा या कम, वो बताना है। दिया है उमारा लिमिटेड इज अ गारमेंट्स कंपनी दैट प्रोड्यूसेस जैकेट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक रिसाइकल्ड एंड सस्टेनेबल मटेरियल। The sourcing of eco-friendly fabrics, slower production process, and focus on ethical labor practices result in big time gap between receipt of fabrics and conversion into jackets. तो बेसिकली लिखा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस काफी कम है। ठीक है। जहां से हम रॉ मटेरियल अरेंज कर रहे हैं वो भी काफी देर देर में आता है। तो रिसीट ऑफ फैब्रिक और कन्वर्जन इनटू जैकेट्स, मतलब रॉ मटेरियल आने से लेके प्रोडक्शन होने तक के बीच में काफी लंबा टाइम गैप है। सिंस उमारा लिमिटेड फेसेस इंटेंस कंपटीशन इन द गारमेंट इंडस्ट्री, इट हैज टू होल्ड लार्ज स्टॉक ऑफ जैकेट्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में स्टॉक ज्यादा मेंटेन करना पड़ रहा है। तो दो पॉइंट्स तो यहाँ पे बता ही दिए कि एक तो प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज्यादा लंबी है, अगर प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा लंबी होती है ना, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है। दूसरा, कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप ज्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे, स्टॉक मेंटेन करने का खर्चा आता है, वर्किंग कैपिटल अगेन ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है। टू अट्रैक्ट रिटेन कस्टमर्स, उमारा लिमिटेड ऑफर्स लिबरल क्रेडिट टर्म्स टू देम। इसके साथ साथ कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए ये जो कंपनी है, ये क्रेडिट पे ही सेल कर रही है, क्रेडिट पे सेल कर रही है, तो कैश तो आ ही नहीं रहा हमारे पास इमीडिएटली। कैश आ नहीं रहा, तो अगेन हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा बिजनेस चलाने के लिए। दस उमारा लिमिटेड इज एबल टू परफॉर्म मच बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो अब ये मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए, तीनों में वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हाई होगी। ठीक है। बाकी आपको बोला है हमें आइडेंटिफाई करने और तीन फैक्टर्स बताने हैं जो कि केस में गिवन है। तो तीनों फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, पढ़ते पढ़ते ही हमने कर लिए। एक तो प्रोडक्शन साइकिल, दूसरा लेवल ऑफ कंपटीशन, तीसरा क्रेडिट अलाउड। इसको रीड कर लेना, बाकी मैंने सब आपको बता ही दिया। ओके। ओके जी। इसके बाद ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। इसमें क्या है जी? ये भी सिमिलर चीजें हैं। चलो इसको देख लेते हैं, एक लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर खत्म ही है हमारे पास। दिया है कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर बोथ द कंपनीज, तो ईपीएस निकालना है। एंड विच ऑफ द टू कंपनीज हैज बेटर ईपीएस एंड व्हाई। तो ठीक है, दो कंपनीज हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, एक तो अमृत, अमृत लिमिटेड, और दूसरी निमृत लिमिटेड। ठीक है। ईबीआईटी, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, फिर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस होगा टैक्स, देन आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो देखो, थोड़ा गंदा लिख रही हूं मैं, बट कोई नहीं। ईबीआईटी देखो कितना है, बोला है अमृत लिमिटेड हैज अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 80 लाख, कंप्राइजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 लाख एंड डेट ऑफ 40 लाख। ठीक है। सो अमृत का डिवीजन बताया है, कहाँ लिखूं मैं इसे? देखो मैं अपनी वीडियो छोटी कर देती हूँ थोड़ी सी। देखो, अमृत लिमिटेड में क्या है? अमृत लिमिटेड में टोटल 80 लाख का कैपिटल है। ठीक है। जिसमें से 40 लाख तो इक्विटी है, 40 लाख इक्विटी है, और 40 लाख डेट है, डेट है। ठीक है। इसके बाद निमृत लिमिटेड का बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड है 80 लाख का, और इसमें भी डिवीजन बताया है। निमृत का है, निमृत में भी 80 लाख का कैपिटल है,
और ये पूरा का पूरा हमने 80,000 इक्विटी शेयर इशू करके रेज किया है, 100 का एक। तो मतलब सारा पैसा निमृत के में तो इक्विटी से रेज्ड है, कोई भी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी का 10% है और टैक्स रेट 50%। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ईबीआईटी हम निकाले। सो देखो, हमें ईबीआईटी तो गिवन नहीं है, बट हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गिवन है, तो उससे निकाल सकते हो। वैसे तो सिंपल निकल रहा है, बट मैं आपको चलो बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास, आरओआई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है। अब दोनों का ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 10%, ठीक है, 10%। ईबीआईटी हमें निकालना है। और दोनों ही कंपनीज का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कितना है, 80 लाख 80 लाख। तो 80 लाख यहाँ इंटू 100, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 लाख का ईबीआईटी आएगा। और वैसे ही पता चल रहा है यार, अगर 80 लाख का कैपिटल है, कैपिटल 80 लाख का है, जिसपे आप रिटर्न 10% कमा रहे हो, तो कितना आएगा? 80 लाख का 10% इज 8 लाख, है ना? 8 लाख। तो जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बताया, बाकी यहाँ पे 8 लाख आएगा। ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करना है। अब इंटरेस्ट देखो, निमृत के में तो जीरो आएगा क्योंकि डेट ही नहीं है। अमृत के में 40 लाख हमने डेट से रेज करा है। और इंटरेस्ट रेट कितना था? इंटरेस्ट रेट था 6%। तो 40 लाख का 6% इज 2,40,000। ठीक है, ये माइनस करो। तो 8 लाख माइनस 2 40 है 5,60,000। और यहाँ पे 8 लाख। ठीक। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, जो कि गिवन है 50%। तो 5,60,000 का 5,60,000 का 50% होता है 50% टैक्स, इज 280। और यहाँ पे 8 लाख का 50% इज 4 लाख। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 280 एंड 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। 280 एंड 4 लाख, राइट। ये हो गया। हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो 280, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अमृत लिमिटेड में बोला है नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ये रहा, 40,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 40,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 40,000। यहाँ पे आएगा 2,80,40। और निमृत के में आएगा 4 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स थे, ये रहे, 80,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि 80,000। ठीक है। तो ये आपके पास बना 7 रुपीज अमृत के में और 5 रुपीज निमृत के में। ठीक। सो हमारा दोनों का अर्निंग पर शेयर निकल गया। ओके। अच्छा, इसके बाद सेकंड में बोला है विच ऑफ द टू कंपनीज हैज बेटर अर्निंग पर शेयर। तो दोनों में से किस में बेटर है? बेटर है अमृत के में, है ना? अमृत का ईपीएस बेटर है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अमृत ने डेट यूज करा है, जिससे ईपीएस इंक्रीज हो गया। ईपीएस इंक्रीज हो गया, और हमें पता है आरओआई जो है वो ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है ना? आरओआई तो हमारा 10% था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। तो इसीलिए अमृत लिमिटेड ने डेट यूज करा, तो उसका अर्निंग पर शेयर बढ़कर आया क्योंकि सिचुएशन फेवरेबल थी। ठीक। ओके, डन। तो दैट्स इट। हम लोगों ने पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स के सारे ही बोर्ड के क्वेश्चंस, सारे ही सैंपल पेपर के क्वेश्चंस खत्म करे, समाप्त करे, और उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके। सो वीडियोस लंबी जरूर है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की बन रही है, मुझे पता है। चैनल पे रीच बिल्कुल भी नहीं है, मुझे शॉर्ट वीडियोस बनानी चाहिए, रीच तो उसी से आती है, बट मैं लगी पड़ी हूँ बट बड़ी वीडियोस बनाने में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कुछ दो तीन बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका डिटेल में चीज़ें प्रिपेयर हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं, है ना? छोटी वीडियोस में चीज़ें छूट जाती हैं, वो नहीं करनी है। तो इसीलिए ओके जी। तो कमेंट में बता देना अगर आपको समझ में आई हो चीज़ें, तो एक थम्स अप ही दे देना चाहे तो कमेंट्स में। ठीक, थम्स अप दे देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, एक और हमारा 2 चैप्टर और बचे हैं, उसको कवर करेंगे और डन है। ठीक, चलो मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।